गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 12 का, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर के बारे में हमें जानना है पहले कि केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास क्या होती है। तो क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ाया गया था थर्मोडायनामिक्स। तो वहां पे क्या बताया जाता था कि हमारे पास कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है, लेकिन होगी कि नहीं होगी सिर्फ इतना मालूम पड़ता था, लेकिन वो कितनी देर में होगी ये हमको नहीं पता चलता था, ठीक है। उस चीज के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry in which it is the branch of chemistry in which we study about the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and their mechanism, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, और उसकी कुछ मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे कि हमारे पास क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि क्लास 11th में पढ़ाया जाता था कि हमारे पास कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जैसे ए से हमको मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है, इससे हमें कोई प्रोडक्ट बनना है। तो ये थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर डेल्टा जी क्या होता था, लेस देन 0 होता था, तो हम बोलते थे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, फिजिबल है, रिएक्शन आर फिजिबल, यानी कि रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी, जो ए होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ए को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ये थर्मोडायनामिक्स हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है, कुछ वहां पे पता नहीं चलता है। तो उसी के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि अगर ए से प्रोडक्ट कोई बनना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लें हम कि a प्लस बी है, a प्लस बी से हमको c बनाना है। तो a प्लस बी से c बनाना है तो दो कंडीशन होंगे, अगर डेल्टा जी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है थर्मोडायनामिक्स के कारण, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, नॉट फिजिबल, रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, यानी रिएक्शन हमारे पास नहीं होगी तब उस कंडीशन में, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, यानी रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। कहने का मतलब जो ए और बी है वो हमारे पास दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट सी की फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेंगे, ये हमें बताता है कौन, थर्मोडायनामिक्स। लेकिन ए और बी मिल करके सी को कितनी टाइम में बनाएंगे, कितनी देर में हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बारे में ये थर्मोडायनामिक्स में कुछ पता नहीं चलता है। उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में कि कोई रेट हमारे पास, अगर कोई रिएक्शन हमारे पास दी गई है तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम लगेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आते हैं हम इसके आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पढ़ सकते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला इसका जो हेडिंग है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, on the basis
कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, ठीक है, ये सबको पता होता है, ठीक है, पहले से भी जानते हो, खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना है इसके बारे में। तो कितने टाइप की होती है, 3 तरीके की होती है हमारे पास, ठीक। क्या होगी हमारे पास, जैसे हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, या तो हमारे पास रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही होगी, ठीक, कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगी, या फिर हमारे पास क्या होगी, मॉडरेट होगी, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होगा कंप्लीट होने में, या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक, तीन ही केस हो सकता है। और 3 के बारे में पढ़ना। सबसे पहला हमारे पास स्लो रेट ऑफ रिएक्शन या स्लो रिएक्शन हो गई, ठीक। दूसरी हमारे पास क्या होगी, मॉडरेट रिएक्शन, जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट 5 मिनट या आधा घंटा लग सकता है। और तीसरा हमारे पास है फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ये 3 टाइप का हो सकता है, ठीक, ये 3 टाइप के होंगे। तो स्लो रिएक्शन का हमारे पास एग्जांपल क्या होता है, कोई रिएक्शन हमारे पास स्लो है, इसका एग्जांपल किसी को याद है, क्लास 10 में एक एग्जांपल आता था, अगर याद हो तो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या होता है हमारे पास, स्लो रिएक्शन होती है ना। उनके रस्ट लगने में ऐसा होता है कि अभी ये आयरन को बाहर निकाल के रखें और तुरंत उसमें रस्ट लग जाए, ऐसा होगा नहीं, उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है ना। जैसे हमारे पास आयरन दिया है प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ में वाटर होना चाहिए, ठीक, हमने मान लिया H2O है, तो जो बनेगा हमारे पास रस्ट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 × XH2O, ये हमारे पास का रस्टिंग। तो रस्टिंग लगने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है ना, ऐसा नहीं कि तुरंत ही हमारे पास किसी आयरन में तुरंत ही हमारे पास रस्ट लग जाता है, तुरंत ही जंग लग जाता है, उसको होने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। तो रस्टिंग हमारे पास क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। या इसके अलावा हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट, अगर हमारे पास ग्रेफाइट दिया गया है, पहला ये है, दूसरा ये है कि अगर ग्रेफाइट से हमको डायमंड बनाना है तो थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक, थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फिजिबल होती है, क्योंकि डेल्टा जी इसके लिए क्या होता है, लेस देन 0 होता है, बट इसमें टाइम हमारे पास क्या बहुत ज्यादा लगता है, ठीक, इसलिए इसको क्या लाइव में प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये भी स्लो रिएक्शन होगी। टाइम कितना लगता है इसमें, लगभग 10 की पावर 13 इयर्स लगते हैं, ठीक, इसको कंप्लीट होने में 10 की पावर 13 इयर्स लग जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या स्लो रिएक्शन में आएगा। अब अगर बात करें मॉडरेट रिएक्शन की, कि मॉडरेट रिएक्शन कौन सी है, मॉडरेट रिएक्शन जिसको हम थोड़ी देर में कंप्लीट करा सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक। तो वो क्या होगी, जैसे हमारे पास एक होता है H2 + Cl2, जब इसको हीट करेंगे तो 2HCl बन जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास केस में आता है, मॉडरेट रिएक्शन होता है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फास्ट रिएक्शन की बात करें, फास्ट रिएक्शन क्या होगा, तो फास्ट रिएक्शन में मान लो फ्लोरीन का ले लेते हैं, H2 + फ्लोरीन से अगर रिएक्शन कराएं, ठीक, तो यहाँ पे 2HF बनेगा, ये क्या होती है हमारे पास, फास्ट होती है रिएक्शन काफी ज्यादा, ठीक, ये फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। हालांकि एक पूछा नहीं था एग्जाम में, बट हाँ टॉपिक है तो उसको जानना जरूरी है। हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, एक स्लो होगी, मॉडरेट होगी, फास्ट होगी, इतने तरीके की होंगी, ठीक है। इसके बाद फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, जो अगला टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारा है, इसको लिख लो जल्दी से। चलो, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि यहीं से हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास है, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन स्पीसीज, एनी वन स्पीसीज। एनी वन स्पीसीज का मतलब जैसे हमारे पास रिएक्शन में 2 चीजें होती है ना, एक रिएक्टेंट होगा एक प्रोडक्ट होगा, तो उसकी बात करें कि चाहे हम रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख भी लो उसको भी, कि चाहे हम उसमें रिएक्टेंट ले लें या प्रोडक्ट ले लें, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, दोनों साइड से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक। The change in concentration of any one species with time, with या per unit time,
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called rate of reaction, is called rate of reaction। यानी किस रेट से हमारा कंसंट्रेशन एक यूनिट टाइम यानी एक सेकेंड में हमारे पास कितना हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज आ रहा होगा, चाहे रिएक्टेंट का हम कंसीडर करें चाहे प्रोडक्ट का, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसके कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। जैसे हमको अगर रिएक्शन करना, अगर इसकी बात करें हमारे पास मान लो ए से बी हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे हम लिखें कि ए का कंसंट्रेशन समय के साथ कैसे चेंज होगा, चेंज तो हो ही रहा होगा ना, क्योंकि ए क्या होगा प्रोडक्ट में जा रहा होगा, और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन क्या होगा चेंज हो रहा होगा, क्योंकि पहले तो इनिशियल प्रोडक्ट होता है, धीरे धीरे क्या होगा जैसे जैसे प्रोडक्ट मिल जाएगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ेगा हमारे पास, तो दोनों के चेंज आएगा, हमने लिख लिया रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर इसमें कोई भी किसी का भी कंसीडर कर लेंगे हम यहाँ पे, अगर मान लो हमने कंसीडर किया रिएक्टेंट का तब नेगेटिव साइन आता है, ठीक। अगर रिएक्टेंट का कंसीडर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, ज्यादातर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो मैं रिएक्टेंट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम या टोटल टाइम चेंज इन टाइम, यानी रिएक्शन को जो कंसीडर हमने कंसीडर किया यहाँ पर उस कंसीडर को उतने कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना टाइम चेंज हुआ या कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। और छोटा करके अगर इसको लिखो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक, ये लिखा जा सकता है। तो ये आ गया। अगर इसके यूनिट की बात करें क्या होगी हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिख लो जल्दी से पहले, चलो। तो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, यूनिट किसके, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट निकालना है तो हमने ये निकाला पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक। तो हमें पता है डेल्टा सी क्या कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोल पर लीटर, ठीक। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वाले को कंसंट्रेशन बोला जाता है ना, तो उसकी यूनिट होती है हमारे पास मोल पर लीटर अपॉन में टाइम है, टाइम का क्या होगा कोई भी ले लो हमारे पास, हमने सेकंड मान लो ले लिया, ठीक। मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, बट हमने सेकंड ले लिया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर सेकंड, तो ये हमारे पास क्या होगी यूनिट होगी जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसके हमारे पास यूनिट आएगी, ठीक। चलो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक। दूसरा हमारे पास से स्क्रिप्ट लो, फिर आते हैं इसके बाद में टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो ये दो तरीके की होती है, इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है तो वो दो तरीके की होती है। पहली हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यही हमारे पास डिफिनेशन का लिखना चाहे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का होगा द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जैसे हमारे पास मान लो कोई हमारे पास एक रिएक्शन है ए से जो बी में जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, साइड में इसको हम आगे से ऐसे लिखेंगे, ठीक, एवरेज। ये हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, ठीक, यानी ए के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा होगा अपॉन डेल्टा टी। चाहे तो प्रोडक्ट साइड में भी लिखा जा सकता है, बट ये नेगेटिव साइड वहां पे नहीं लगेगा बस का, ठीक, इसका ध्यान रखना है। जैसे प्रोडक्ट का लेना है तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डेल्टा टी। इसके कंसंट्रेशन में जब चेंज कंसीडर करेंगे ये वाला प्रोडक्ट साइड का, तो माइनस साइन वहां पे हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड क्यों माइनस प्लस होता है ये बात करेंगे भी हम कि रिएक्टेंट साइड पे माइनस क्यों आता है, प्रोडक्ट साइड पे प्लस क्यों आता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे आगे, अभी बात करते हैं आगे। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास जो टाइप है इसका, वो हमारे पास क्या है, एवरेज के बाद है सेकंड हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे तो क्लास 9 में हम पढ़ते हैं स्पीड वगैरह बारे पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी बारे पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वैसे उसी टाइप का हमारे पास का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी एक मूवमेंट पर, किसी एक इंस्टेंट पे हमारे पास जो रिएक्शन का रेट रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास रिएक्शन को मान लो कंप्लीट होने में, एक रिएक्शन मान लो 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यानी 60 सेकंड कंप्लीट हो रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड 1 सेकंड पे हमारे पास जो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा पर यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी डिफाइन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसमें, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज in concentration, a change in concentration of reactant at a particular stand या at a stand, किसी एक स्टैंड पे, ठीक है, at a stand is called average rate, is called instantaneous rate of reaction, is called इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को R1 लिखते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ में भी लिखा सकता है, अगर मान लो कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास है कि A से कुछ प्रोडक्ट हमारे पास भी बन रहा है, ठीक। अब मान लें कि T = 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन हमारे पास कुछ था, हमने मान लिया C0 का, ठीक है, तो इनिशियल तो प्रोडक्ट बनता नहीं है, ठीक भाई, T = 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुए तब तक प्रोडक्ट तो 0 रहेगा, तो इसका कंसंट्रेशन में C0 माना है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, T = 0 पे 0 रहेगा। किसी टाइम पे हम मान लेते हैं एट T डैश = T टाइम बाद मतलब 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 1 घंटे बाद हमारे पास का कंसंट्रेशन कम होकर के कितना हो जाता है, हमारे पास Ct हो गया, तो ये कुछ बना होगा, हमने मान लिया x बना लिया, ठीक है, कुछ अमाउंट इसका हमारे पास क्या होगा, कम हो गया। कम कैसे हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा होगा ना भाई, ये इसमें से इसमें जा रहा है। जैसे अगर हम मान लो शुगर डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होगा, शुगर हमारे पास धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, वाटर में धीरे धीरे क्या होगा, डिजॉल्व होती जा रही है ना, उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा होगा। तो इस साइड से हमारे पास ये इधर जा रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, पहले C0 था, अब C0 से Ct में गया, तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो C0 है वो हमेशा ग्रेटर होगा Ct से। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, जितना मालूम है हमने 10 मोल लिया था, बाद में कुछ मोल तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा, अगर रिएक्शन हो रही है तो जब इधर कन्वर्ट होगा तो इधर क्या होगा, इधर से इधर जा रहा है, उसमें क्या होगा, हमारे पास कम हो रहा होगा धीरे धीरे, तो हमेशा C0 ग्रेटर आएगा Ct से, ठीक। तो चेंज इन कंसंट्रेशन में निकालते हैं अब इसका, अब इसका अगर
तो ये आ गया। अब इसी से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसी में अगर हमारे पास क्या हो, तो डेल्टा टी हो, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, तो हमारे पास जो आर एवरेज था, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएगा। यानी किसी एक मूवमेंट की तब बात करेंगे ना, तो आर एवरेज हमारे पास आर इंस्टेंटेनियस के बराबर लिखा जा सकता है। लेकिन कंडीशन है हमारे पास कब होगा, ये हमारे पास है जब हमारे पास जो टाइम हो 0 की तरफ टेंड कर रहा हो, तब उस कंडीशन में हमारे पास जो आर एवरेज होता है वो आर इंस्टेंटेनियस के बराबर है। इसको ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा ग्राफ से ज्यादा क्लियर होगा इसमें, तो लिख लो इसको पहले। इसके बाद देखिए ग्राफ से अगर हम देखें इसको, इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन रखा हुआ है, इधर कंसंट्रेशन है, और इस साइड में हमारे पास टाइम है। एक्स कोऑर्डिनेट में हमने टाइम कंसीडर किया। ठीक, ये इनिशियल हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारे पास कुछ होगा। हमने माना इनिशियल हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो कितना था, यहाँ पर इसको हमने ले लिया, यहाँ पर ये था हमारे पास कितना, c0। ठीक, इनिशियल प्रोडक्ट हमारे पास कितना था, c0 था। जैसे जैसे टाइम हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट में जब जाएगा इसका रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, कम हो रहा है ना। देखो कंसंट्रेशन नीचे आ रहा है और टाइम हमारे पास बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, हमारे पास कम होगा। चाहे तो प्रोडक्ट वही बना सकते हैं ना, इनिशियल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में जा रहा होगा, इसका कम होगा, तो इसका क्या होगा, हमारे पास बढ़ेगा, इसका इंक्रीज करेगा। ठीक, इसका कम होगा तो इसका हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें आर इंस्टेंटेनियस निकालना है हमको कि आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास किसी टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन है हमारे पास कितना, c1, और किसी टाइम t2 पे इसका कंसंट्रेशन कम होके हो गया कितना, हमारे पास c2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर टाइम कंसीडर करने में कितना दिया गया हमारे पास, हमने मान लिया यहाँ पे t1 था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास जो टाइम लगा हुआ है हमारे पास t2 आ गया। ठीक, ये t2 है। चलो, तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया ये निकाल लो। ये हमारे पास पहले यहाँ था, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा होगा, ये यहाँ पर आ गया है ना, जो कि इसको हमने माना कितना, c2, और ये हमारे पास कितना है, c1, यानी ये चेंज आया ना। तो कैसे निकालेंगे, c1 ग्रेटर है c2 से। ठीक, बट हम माइनस क्या करते थे, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल देते ना। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा, एवरेज चेंज किसके बराबर होता था, माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा। ठीक है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन कितना चेंज आया, देखो c1 से कहां तक गया, c2, तो c2 पहुंचा है, फाइनल c2 हुआ है ना, c2 में से क्या करो, c1 को माइनस कर दो, माइनस साइन मतलब गुणा लगाना, रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे तो c2 माइनस c1 अपॉन में टाइम कितना हुआ, पहले कितना था हमारे पास t1, कितना होगा t2, t1 से स्टार्ट में t2 तक गया है, तो क्या करो t2 में से t1 को माइनस कर दो, फिर आएगा t2 माइनस t1। ठीक, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन पता रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, टाइम पता रहेगा, यहाँ वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। चलो इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस